अंग्रेजन बहू का जादुई लकड़ी का चूल्हा। ये लो दीपाली, मैं घर के लिए राशन ले आया हूँ, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो। अच्छा हुआ जी, आप खाने के लिए कुछ लेकर आ गए हो, वरना बच्चे तो भूखे ही सो चुके थे। अपने टूटे फूटे घर में एक चटाई के ऊपर प्रमोद अपने दोनों बच्चों को भूखे प्यासे सोते हुए देखता है और उनके पास जाकर बैठकर उन्हें प्यार करते हुए कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये परेशानियां और कब तक चलती रहेंगी। ये परेशानियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस गरीबी में मैं अपने बच्चों को सही से पाल भी नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हर इंसान के ऊपर एक ना एक समय पर मुसीबतें आती हैं। शायद ये हमारा समय है, ये मुसीबतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। प्रमोद मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों की परवरिश करता है, जिसमें से वह निखिल को अच्छे से पढ़ाता लिखाता है और उसे शहर नौकरी करने के लिए भेज देता है, और वह अपनी बेटी परिणीति को अपने पास ही रखता है। बेटा, तुम इतने बड़े कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला, और अब तुम पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुके हो तो तुम अपनी नौकरी ढूंढने शहर जाओ ताकि इस घर की परेशानियां दूर हो सके। पिताजी, आप मेरे होते हुए चिंता मत कीजिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाकर मैं वापस लौटूंगा। निखिल ऐसा कहने के बाद शहर चला जाता है। शहर में वह मन लगाकर काम करता है, इसी के चलते उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। लेकिन वहीं उसके ऑफिस में एक अंग्रेजन लड़की काम करने के लिए आती है, जिसके ऊपर ऑफिस के सभी लोगों की नजर होती है। अरे भाई, क्या पटाखा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भाई, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। निखिल परवीन और पुनीत की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। बेकार में अंग्रेजन लड़की के पीछे पागल हो रहे हैं ये। अंग्रेजन इनमें से किसी को घास भी नहीं डालने वाली। निखिल ऐसा सोचकर अपने काम पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया को वहां इतने सारे लोगों में केवल निखिल ही पसंद आता है, क्योंकि वह केवल अपने काम पर ध्यान देता है और किसी से फालतू मतलब ही नहीं रखता। इसी के चलते वह निखिल के पास आती है और उससे बातें करती है। निखिल, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत मन लगाकर काम करते हो, यहाँ सिर्फ तुम्हें ही काम करने में अच्छी रुचि है। सोफिया को हिंदी में बात करते हुए देख निखिल हैरान हो जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हें हिंदी बोलनी आती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। निखिल इस तरह सोफिया से बात करने लगता है और देखते ही देखते दोनों में प्यार बढ़ने लगता है, जिसके चलते एक दिन सोफिया निखिल से कहती है, हम दोनों इतने समय से एक दूसरे से बात करते हैं और प्यार भी करते हैं। अब मुझे ये दूरियां और बर्दाश्त नहीं होती। मुझे शादी करके तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर वालों के साथ रहना है। सोफिया एक अच्छे परिवार से थी और निखिल बहुत ज्यादा गरीब। निखिल सोफिया को अपने बारे में सब कुछ बताता है। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से हूँ, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा जैसा भी परिवार है, जितने भी तुम गरीब हो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहूंगी। सोफिया इस तरह निखिल से शादी करने के लिए उसे मना लेती है। निखिल सोफिया से शादी कर लेता है, लेकिन जिस कंपनी में वह काम कर रहे थे, उस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शादीशुदा लोग उस कंपनी में काम नहीं कर सकते थे, जिसके चलते उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद निखिल सोफिया को लेकर गांव आ जाता है। माँ, इससे मिलो, ये सोफिया है। सोफिया, माँ के पैर छू लो। निखिल के ऐसा कहते ही सोफिया दीपाली के पैर छू लेती है। वहीं उसकी माँ दीपाली उसके कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहती है, अच्छा बेटा, तू इतना बड़ा हो गया है कि तूने अपनी माँ और पिता को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तू शादी कर रहा है। लेकिन अब जब तू इतनी सुंदर प्यारी अंग्रेजन बहू लेकर आया है, तो मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। अपने गरीब टूटे फूटे ससुराल को देखकर सोफिया को बहुत अजीब सा लगता है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? चलो यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दीपाली ऐसा कहकर रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन चीनी और चाय पत्ती पहले से ही खत्म होती है। वह अपने बेटे निखिल को घर का राशन लाने के लिए कहती है। मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं माँ, चलो कोई बात नहीं, जो पैसे हैं उनमें से कम मैं राशन डलवा ही देता हूँ, फिर मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। निखिल के पास जो भी बचे कुचे पैसे होते हैं वह उनसे राशन डलवा देता है। उस दिन सभी लोग
बहुत खुश होते हैं। वहीं सोफिया की ननद परिणीति हर चीज में सोफिया की मदद करती है। सबका इतना अच्छा बर्ताव देखकर सोफिया बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ सोफिया के अंदर एक खास बात थी कि वह अंग्रेजन होकर भी हिंदू लोगों के भगवानों में बहुत विश्वास रखती थी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोफिया अपने ससुराल के मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करके भगवानों की पूजा करती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला, श्रवण में कुंडल झल काला काला, नंद के नंद श्री आनंद कंद, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। सोफिया को घर में सुबह सुबह पूजा पाठ करते हुए देख घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और जब भी कोई परेशानी होती तो सोफिया के पास जो भी सोने की चीज होती वह उसे बेचकर अपने ससुराल की जरूरत को पूरा करने लगती। सुनो निखिल, अब मेरे पास सिर्फ ये सोने की अंगूठी ही बची है, जाओ इसे भी बेच दो। माँ जी और बाबूजी की तबीयत खराब है, उनकी दवाई लानी है। निखिल बहुत परेशान होता है। ना चाहते हुए भी वह सोफिया से सोने की अंगूठी लेकर उसे बेच देता है, जिसके बाद वह उन पैसों से घर में दवाई तो ले आता है, लेकिन घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता, जिसके चलते सोफिया अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर भगवान की मूर्तियों से रोते हुए कहती है, आप और कब तक मुझे दुखी देखते रहोगे? मेरा पूरा परिवार भूखा है और हमारे घर का चूल्हा सूना है। मैं इतनी भक्ति और श्रद्धा आपके लिए करती हूँ, तो आपका क्या अपने भक्तों को खुश रखने का कोई फर्ज नहीं बनता? आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो भगवान? सोफिया के रोने से जो उसके आंसू टपक कर जमीन पर गिरते हैं, वहां पर एक चमकीली रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां पर एक लकड़ी का चूल्हा प्रकट होता है। तभी एक आवाज आती है, तुमने हमारी इतनी सेवा की, हमारी भक्ति की, हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें ये जादुई चूल्हा दे रहे हैं। इस चूल्हे के आगे बैठकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वही खाने को मिल जाएगा। ऐसा सुनने के बाद सोफिया चूल्हे के सामने बैठकर हाथ जोड़ती है और कहती है, ऐ लकड़ी के जादुई चूल्हे, मेरा पूरा परिवार भूखा प्यासा है, उनके लिए मुझे खाना चाहिए। खाने में दाल रोटी और बढ़िया बढ़िया पकवान। सोफिया के इतना कहते ही चूल्हे के अंदर से अपने आप दाल रोटी और बढ़िया बढ़िया पकवान बनकर बाहर निकल आते हैं। ये देखकर सोफिया हैरान रह जाती है। वह फौरन अपने पूरे परिवार को आवाज लगाकर बुलाती है, जल्दी देखिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। बस मैंने कहावत में सुना था कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज हकीकत में भी देख लिया। देखो जरा, भगवान ने मुझे ये जादुई लकड़ी का चूल्हा दिया है, जिससे मैं कुछ भी खाने का मांग सकती हूँ। ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? भला एक लकड़ी के चूल्हे से कोई खाने का सामान कैसे आ सकता है? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुकिए, मैं आपको इस जादुई चूल्हे का कमाल दिखाती हूँ। ऐ लकड़ी के जादुई चूल्हे, मुझे अभी गोलगप्पे, रसमलाई और आलू टिक्की खानी है। सोफिया के ऐसा कहते ही जादुई चूल्हे के अंदर से गोलगप्पे, रसमलाई, आलू टिक्की निकलकर बाहर आ जाती है। यह चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में जादुई चूल्हा है। बड़ा ही चमत्कारी लकड़ी का चूल्हा है। आज तो हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। उस दिन अंग्रेजन बहू की भक्ति के चलते सभी लोग पेट भर के खाना खाते हैं। अब उन्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं होती। इसी के चलते अंग्रेजन बहू अपना दिमाग लगाकर एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेती है और जादुई चूल्हे की मदद से वह ढाबा चलाती है, जिसके चलते वह पैसे भी कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह खुशी से रहने लगते हैं। ठंड में 5 गरीब बहू का लकड़ी का घर। साहब, आपके घर से रिश्ता जोड़ने के लिए कौन ही इनकार करेगा। भला मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ, लेकिन आप एक बार फिर से सोच लीजिए कि आपकी 5 बेटियां
हमारे इस गरीब खाने में रह पाएंगी? देखो बहन जी, मुझे अपनी 5 बेटियों की शादी इज्जतदार और शरीफ खानदान में करनी है, जो कि मुझे अभी तक कहीं नहीं मिल रहा। आप लोग थोड़े गरीब हो, ये बात मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी 5 बेटियों की शादी में खूब सारा दहेज का सामान होगा, ताकि आप लोग इसे अपना एक पक्का मकान बना सको। मुखिया जी, हम आपके घर से एक तिनका भी नहीं लेंगे, नहीं तो गांव के सभी लोग हमसे यही कहेंगे कि हमने इसीलिए आपकी बेटियों की शादी अपने बेटों से करवा दी, क्योंकि आपने बहुत सारा दान दहेज दिया। आपको पता होगा कि हम इज्जत से खाने वाले लोग हैं, हम लोगों के कहे शब्दों को नहीं सुन पाएंगे। आप लोगों की इसी सोच की वजह से तो मैं अपनी 5 बेटों की शादी इस घर में कर रहा हूं। मुझे पता है मेरी बेटी है, इस घर में बहुत सुख से रहेंगी। मुखिया अपनी 5 बेटियों की शादी दुर्गेश और उर्मिला के 5 बेटों से कर देता है, जिसके बाद 5 बेटियां बहू बनकर उनके घर पर आ जाती हैं और आते ही घर की सभी जिम्मेदारियों को संभालने लगती हैं। कविता दीदी, चलो आप और मैं खाना बना लेते हैं, बाकी सेजल सबके कपड़े धो लेगी और आरती नंदिनी दीदी घर की साफ सफाई कर लेंगी। ठीक है काजल, चल हम दोनों खाना बना लेते हैं। वह जैसे ही खाना बनाने के लिए जाती हैं, घर में राशन खत्म हो चुका था। वह दोनों अपनी सास से जाकर राशन खत्म होने के बारे में बताती हैं। कोई बात नहीं बहू, शाम को मेरे 5 बेटे आ जाएंगे तो पैसे लेते हुए आएंगे, मैं उनसे घर का राशन मंगवा लूंगी। अभी जो है उसमें गुजारा करने की कोशिश करो। घर में सिर्फ चावल होते हैं, जिसके चलते काजल और कविता सूखे चावलों में ही नमक मिर्च मिलाकर बना देती है। वहीं दूसरी तरफ आरती और नंदिनी दोनों बहनें घर के सारे काम करके फ्री हो जाती हैं। शाम को जब उनके 5 पति घर पर लौटते हैं, उन्हें उनकी उस दिन की दिहाड़ी तक नहीं मिलती। क्या हुआ? तुम 5 का चेहरा इतना मायूस क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? पिताजी, आज मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। कई दिनों से इसी तरह चल रहा है, काम करने के बाद पैसे देते ही नहीं है। लगता है कंपनी यहाँ से जाने वाली है। हाँ पिताजी, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तभी उर्मिला ठंड में कपकपाते हुए कहती है, ओहो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। इस ठंड ने तो मेरी जान ही निकाल दी। कैसे ठंडी ठंडी हवा छत से भी तरा रही है और दरवाजे से भी। ये दरवाजा भी टूटा हुआ है। उसी समय मुखिया भी घर पर पहुंच जाता है। अपनी बेटियों को और उनके ससुराल वालों की गरीबी को देखकर मुखिया दुर्गेश, उर्मिला और उसके 5 बेटों से कहता है, अरे ये क्या, तुम लोग इतनी परेशानियों से जूझ रहे हो? देखो जी, तुम हमारे समधी हो और ये 5 तुम्हारे बेटे मेरे भी बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी पैसे देकर कुछ मदद करूं, उससे तुम अपना ये मकान तो बनवा ही लेना। दुर्गेश और उर्मिला पैसा लेने से मना कर देते हैं, जिसके बाद मुखिया चुपचाप अपने घर की तरफ निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों के अंदर उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जहां दुर्गेश के 5 बेटे काम किया करते थे, वो कंपनी भी बंद होकर बाहर चली जाती है। इसी के चलते एक हरिहर नाम के आदमी से दुर्गेश के 5 बेटे नौकरी के लिए बात करते हैं। अरे भाई साहब देखो, नौकरी पक्की मिल जानी चाहिए। और तुम्हें तो पता है ना हमारे घर के हालात क्या चल रहे हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ से नौकरी के लिए बाहर जा सकें। भाई साहब, यहाँ से बाहर भेजने का जुगाड़ तो आप ही करोगे ना? हाँ, मैं ही करूँगा, चिंता क्यों करते हो? बस तुम्हारी नौकरी की पहली तनख्वाह पर 5% मेरा होगा, बाकी सारी तनख्वाह तुम्हारी। मंजूर है तो बोलो। आप बस हमें भेजने का इंतजाम करो। हम 5 भाई यहाँ से बाहर जाकर काम करेंगे और अपने परिवार को चलाएंगे। हमारे घर में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। हरिहर एक बस की टिकट लेकर उन 5 भाइयों को शहर से बाहर काम करने के लिए भेज देता है। इसके बाद 5 भाई बस में बैठे हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस बस से वो जा रहे होते हैं, उसी बस का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते दुर्गेश और उर्मिला के पास उनके 5 बेटों की मृत्यु होने की खबर आती है। माफ करना बहन, ये कहते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दरअसल बात यह है कि अब तुम्हारे 5 बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। वो जिस बस से जा रहे थे, उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गई, कोई नहीं बचा। यह सुनते ही उर्मिला और दुर्गेश और उनकी 5 बहुएं फूट फूट कर रोने लगती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि आप झूठ बोल रहे हो। हमारे पति इस दुनिया से नहीं जा सकते। अभी तो हमारी शादी ही हुई थी।
हे भगवान, ये तूने क्या किया? हमारे पति हमारी परेशानियों को खत्म करने के लिए बाहर कमाने जा रहे थे और अब वही इस दुनिया में नहीं रहे। कौन इस घर को संभालेगा? 5 बेटों के मरने के बाद सबकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं घर की परेशानियों को देखकर उर्मिला की 5 बहू कहती हैं, माँ जी, अब तो हमारे पति इस दुनिया में ही नहीं रहे, ऊपर से घर में परेशानी चल रही है। अब आप दोनों कब तक इस घर को संभालने की कोशिश करोगे? हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम 5 मिलकर नौकरी कर लें। हाँ माँ जी, हमें कोई ना कोई काम तो जरूर मिलेगा जिससे हमारा घर चल सके। पहले उर्मिला और दुर्गेश दोनों ही अपनी बहू को बाहर काम करने के लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में वह घर की परेशानियों को देखकर उन्हें काम करने के लिए बोल देते हैं, जिसके बाद वह 5 मिलकर यहाँ वहां काम ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता। वहीं सेजल एक अमीर घर में काम करती है, लेकिन उस घर का खर्चा नहीं चल पाता, जिसके चलते वह 5 परेशान होकर अपनी सास से कहती हैं, जी हमें कहीं काम नहीं मिल रहा और केवल सेजल के काम करने से घर नहीं चल रहा। क्यों ना हम जंगल से लकड़ियां काट कर उनके कुछ बनाकर बेचना शुरू करें, क्या पता हमारा यही काम चल पड़े। हाँ बहू, लकड़ियों का काम तो मुझे भी आता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। 5 बहू मिलकर अपनी सास के साथ जंगल में जाती हैं और वहां से लकड़ियां काट कर ले आती हैं, जिसके बाद उर्मिला अपनी 5 बहू के साथ मिलकर लकड़ियों का काफी कुछ सामान बनाती है, जैसे लकड़ी की टोकरी, लकड़ी का चकला, बेलन, लकड़ी के खाने के बर्तन और भी काफी चीजें। इसके बाद वह उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाती है। ले लो ले लो ले लो, घरेलू सामान ले लो, लकड़ी का घरेलू सामान ले लो, ऐसा लकड़ी का सामान आपने कहीं नहीं देखा होगा। नंदिनी के इस तरह आवाज लगाने पर वहां धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगती है। सभी लोगों को लकड़ी से बना हुआ सामान बहुत पसंद आता है, जिसके चलते पहले दिन पर ही उनके बनाए हुए लकड़ी के सारे सामान बिक जाते हैं। लेकिन जब वह घर पर वापस लौटती हैं तो उनका मकान मालिक घर के बाहर ही खड़ा होता है, उन्हें घर खाली करने के लिए कहता है। क्या हुआ, तुम 5 आ गई? अपनी सास की मदद करो घर के अंदर ये सारा सामान निकालने के लिए। किराया तो तुम देते नहीं हो, इसलिए अब मैं तुम्हें और इस घर में नहीं रहने दे सकता। ये मकान मुझे आज के आज खाली चाहिए। मकान मालिक उन लोगों को घर से बेघर कर देता है, जिसके चलते उन्हें अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ता है, जहां जंगल ही जंगल होता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जिसके चलते उर्मिला की बहू उससे कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ रहने का इंतजाम कर ही लेंगे। जब हम लकड़ी से इतना कुछ बना सकते हैं तो हम लकड़ी का घर भी बना सकते हैं। 5 बहू मिलकर अपने टैलेंट को दिखाती हैं और वहीं जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करके लकड़ी का एक बहुत ही ठोस और मजबूत घर बना लेती हैं, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं तक नहीं आती। अब वह जंगल से ही लकड़ियां इकट्ठी करके रोजाना लकड़ी की वस्तुएं बनाती हैं और बाजार में बेचती हैं। इसी के चलते हुए अच्छा खासा कमाने लगती हैं और उनकी दिन प्रतिदिन परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसी के चलते एक दिन उर्मिला के 5 बेटे उन्हें ढूंढते हुए उनके घर पहुंच जाते हैं। मेरी आंखें कोई सपना तो नहीं देख रही, क्या मेरे सामने सच में मेरे 5 बेटे खड़े हैं? ये कैसे हो सकता है? उस आदमी ने तो कहा था कि तुम्हारी बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वह खाई में गिर गई है। लेकिन हम लोग उस एक्सीडेंट के दौरान बच गए थे और शहर पहुंच गए थे। वहां हमने खूब मेहनत करके काम किया और पैसे जोड़े और हम बहुत सारे पैसे लेकर आए हैं। अब यहाँ हम अपना खुद का घर खरीदेंगे और अपना खुद का काम भी करेंगे। 5 बेटे लाए हुए पैसों से अपना घर खरीदते हैं और बचे हुए पैसों से वह अपनी एक दुकान खोलते हैं, जिसमें वह 5 अपनी पत्नियों के साथ लकड़ी की वस्तुएं बनाकर भेजते हैं। इसी के चलते अब सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।